हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और फैकल्टी। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पूरे कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन में नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर जो है सब कुछ 100% फ्री अवेलेबल है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और यहां पर जो है आपको सब कुछ 100% फ्री मिलेगा। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं और वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम जो है बिगिनर्स लेवल देखेंगे, बिगिनर्स लेवल्स के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये एग्जैक्टली बिगिनर्स लेवल के जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एक सेक्शन से पिक किया है, जो कि हमारा जो पेपर होगा उस पेपर में 3 सेक्शन आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एवरीडे लाइफ और आपका अचीवर्स सेक्शन जो है वो आता है। सबसे पहले जो बिगिनर्स लेवल है वो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने बिगिनर्स लेवल पे रखा हुआ है। और मैथमेटिक्स एवरीडे जो है उसमें जो है आपके स्टोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका एप्लीकेशन होता है, उसको मैंने जो है इंटरमीडिएट लेवल पे रखा है। और तीसरा लेवल जो है वो हम देखेंगे अचीवर सेक्शन, जो कि आपके ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं और अच्छे खासे टफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो हर टॉपिक के अब जो है यहाँ पर हम लोग 3 जो है अलग अलग जो हमारे सेक्शंस हैं उनके हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से जो है हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बिगिनर्स लेवल एमसीक्यू। और यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स का, ये स्टोरी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सेक्शन है जो मेरा यहाँ पर बिगिनर्स लेवल लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन से हमने यहाँ पर पिक किए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमें ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात अगर मैं करता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैं 5/2 लिखता हूं तो ये क्या आ जाता है आपका 2.5। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आई है और उसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रही है, हमारा यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट। बट मान लीजिए अगर मैं 5/3 करता हूँ तो 3 1 3 20, 3 6 18, देन अगेन 20 एंड सो ऑन। और ये कब तक जाएगा, ये टिल इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाता रहेगा। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने जो आपको यहाँ पर बताए हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का। और अगर आप इसको देखें तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल। तो आपके पास यहां पर मैंने सामने 2 एग्जाम्पल रख दिए और आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स आती जा रही हैं, कभी भी ये एंड नहीं हो रही हैं, तो ये कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वहां पर एंड नहीं आ रहा है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद 1 2 या 3 या फिनाइट नंबर ऑफ यहाँ पर क्या हो डिजिट्स हो और उसके बाद वो एंड अप हो जाए, और अगर एंड अप हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसका एक रूल होता है बहुत ही बढ़िया सा, उसको कैसे समझना है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो p/q फॉर्म में है। p/q फॉर्म में है मतलब p/q फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो अगर नंबर जो है वो p/q फॉर्म में है, दैट मीन्स मैं p को जो है q से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं यहां से q से इसको डिवाइड कर रहा हूं p को, और q से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, और जब मैंने डिवाइड किया तो देखा आपने जब 2 से डिवाइड हम करते हैं तो हमको यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिला, और 3 से किया तो मुझे एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिला। p/q जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आपको लगेगा कि सर 3 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी थोड़ी अगर यहाँ 6 हुआ तो 6 होगा, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, हम उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे।
P बाई Q फॉर्म जो आता है तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है कि P और Q में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो कंप्लीटली सिंप्लीफाइड है और मैं P को अब जो है यहाँ पर Q से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए कि ये P बाई Q जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कब बनेगा या कब आएगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर Q जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में अगर है, तो जब मैं डिवाइड करूंगा P को तो यहां पर मुझे जो है क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स कि जो नंबर जिस नंबर से मैं डिवाइड करने वाला हूं वो 2 या 5 का मल्टीपल हो या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन हो या उनका मल्टीपल हो, जैसे कि मैंने पावर लिखी हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम 2 से डिवाइड कर रहे हो, हम 5 से कर रहे हो, हम 2 इंटू 5 मतलब 10 से कर रहे हो, हम 2 की पावर 2 इंटू 5 मतलब हम 20 से कर रहे हो डिवाइड, या 2 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 50 से डिवाइड कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर वो नंबर हैं जिसमें कि या तो 2 प्रेजेंट है या तो 5 प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है। तो अगर Q की जो वैल्यू है वो कुछ इस फॉर्म में अगर है जिसमें कि 2 या 5 का प्रेजेंस हो, या मैं सिंपली बोलूँगा कि उनके मल्टीपल्स हो या उनके कॉम्बिनेशंस हो या उनके कॉम्बिनेशंस का मल्टीपल अगर है, तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही मिलेगा। बट अगर 2 और 5 के ब्रेकेज में अगर हम बात करें वहां पर अगर नंबर नहीं है तो कभी भी आपको वो जो है टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर देखता हूं कि हमें सिर्फ ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन किस में होगा। सो अगर मैं देखता हूं कि 8/225 है, एक जगह 5/18 है, एक जगह 11/21 है और 21/150 है। तो सबसे पहले तो अगर मैं देखता हूं कि 3 7 21, ये 5050 हो गया। अब ये यहाँ पर जो है फर्दर ब्रेक नहीं होगा, इसकी वैल्यू आ गई है 7/50। 7/50 की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पर 2 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 25 और 25 मतलब 5 स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो 2 और 5 के टर्म्स में है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर है वो आपका D हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें C ऑप्शन में तो ये Q की जो वैल्यू है वो 3 इंटू 7 है, यहाँ पर जो है वो 3 इंटू 6 है, मतलब यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 2 है, और 225 को भी अगर आप देखें तो ये 15 इंटू 15 होता है और दोनों में आपको 3 जो है वो यहाँ पर मिलेगा, प्रेजेंट है। सो 3 की पावर नहीं चाहिए मुझे, 2 और 5 की पावर्स चाहिए। अगर 2 और 5 की पावर्स है या उनमें से कोई एक की पावर्स है तो आपको जो है आंसर मिलने वाला है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स ध्यान से देखिए, आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो चुका है। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ें लिखी हैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लाने का ये जो रूल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो अब जो है मैं देखता हूँ सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बिल्कुल एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिमाइंडर से रिलेटेड है। अगर किसी ने जो है इसका थ्योरी वाला या कॉन्सेप्ट वाला पार्ट नहीं देखा है रिमाइंडर का, फैक्टर का, तो वो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें, उसके बाद ही एमसीक्यू पर आएँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे मेथड्स बताए हैं, कैसे रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, कैसे रिमाइंडर पता लगाना है, कैसे यूनिट डिजिट पता लगानी है, कैसे फैक्टर्स निकालने हैं, सारी चीज़ें। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर n व्हेन डिवाइडेड बाय 9, मतलब एक नंबर है n जिसे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 9 से डिवाइड, और वो क्या दे देता है, वो दे देता है कि 7 जो है वो रिमाइंडर मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो नंबर n है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, n को मैं डिवाइड कर रहा हूं 9 से। क्वेश्चन क्या आएगा हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ ये बोला गया है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 7 आएगा। मुझे यहाँ पर डिवाइजर पता है, डिविडेंड पता है, और यहाँ पर जो है क्या पता है, रिमाइंडर पता है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बोल देता हूँ कि ये आने वाला है k।
तो ये जो नंबर है n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये जो n है इसकी वैल्यू हो जाएगी ये डिवाइजर इनटू क्वेश्चन दैट इज 9k प्लस रिमाइंडर, ये हो गया आपका n का वैल्यू। ये जो नंबर n है वो 9k प्लस 7k फॉर्म में होगा। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 9। सो अभी हमने किसको डिवाइड किया था, अभी हमने n को डिवाइड किया था। तो इक्वेशन हमें n की यहां पर मिल चुकी है, n की वैल्यू हमें यहां पर मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें 3n माइनस 1 को डिवाइड करना है। सो दैट मीन्स मुझे अगर 3n माइनस 1 को डिवाइड करना है, सो 3n माइनस 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, 3n माइनस 1। जैसे मैंने n को जब डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ये n आ गया, मतलब ये डिविडेंड आ गया। तो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हम डिवाइजर लिखते हैं, उसके साथ इनटू क्वेश्चन करते हैं और साथ में प्लस हो जाता है रिमाइंडर। अगर मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाती है जिसमें कि डिविडेंड 3n माइनस 1 के फॉर्म में होगा और मेरा डिवाइजर अगर 9 के फॉर्म में होगा, तो जो प्लस के बाद लिखा हुआ नंबर होगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो मेरे पास इस पूरे क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन है अभी तक मेरे पास, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है 3n माइनस 1 में, ये जो n लिखा हुआ है इसको। तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूं, सबसे पहला स्टेप कि n को अगर मुझे 3n बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बन गया 3n, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 इंटू हो गया 9k, ये हो गया 7 इंटू 3 दैट इज 21 हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए 3n आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे -1 चाहिए है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ -1 कर दूंगा। तो ये हो गया 3n माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 9k प्लस 7 3 से 21 होता है -1। 3n माइनस 1 अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे, क्योंकि यहाँ पर 9 का मल्टीपल चाहिए, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट चाहिए, तो ये मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। ये नंबर 21 माइनस 1 जो है वो एक बड़ा नंबर आ रहा है जो कि है 20। कभी भी रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। दैट मीन्स मेरा यहाँ पर जो प्लस के बाद जो नंबर आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या आपका 8 तक हो सकता है। रिमाइंडर हमेशा जो है वो डिवाइजर से छोटा आता है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो नंबर मेरे पास आ रहा है 21 माइनस 1 दैट इज 20, इसमें से 9 के मल्टीपल्स में अलग हटा लूंगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 9k है, ये 20 था तो मैंने इसको ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब क्योंकि मैं यहाँ से 9 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने जैसे ही 9 कॉमन लिया, ये आ गया 3k प्लस 2 और ये हो गया प्लस 2 और ये हो गया 3n माइनस 1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो इक्वेशन फाइनली मेरे पास बन गई है उसको मैंने इस फॉर्म में जो है वो बना दिया है। सो दैट मीन्स मैं 3n माइनस 1 जो है वो डिविडेंड के इक्वल है। दैट मीन्स मैं 3n माइनस 1 को ही डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिवाइजर इनटू, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट के बराबर, और प्लस के बाद जो नंबर लिखा रहता है वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो कितना आ गया है, रिमाइंडर का वैल्यू आ गया है 2, और ऑप्शन बी में ये जो है आंसर आपका गिवन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 2। फिर से बता देता हूं, मुझे n को डिवाइड करना था 9 से, रिमाइंडर 7 था। मैंने यहाँ पर जो है डिवीजन वाला इक्वेशन लगा के ये वैल्यू मैंने लिख दी कि n की वैल्यू किसके बराबर होगी, और मैंने इसको इक्वेट किया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे हमेशा डिविडेंड लिखना होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिविडेंड ही लिखा हुआ है क्योंकि हमने n को डिवाइड किया था। डिवाइजर जो आपका यहाँ पर 9 है और क्वोशिएंट आ गया k, और रिमाइंडर प्लस के बाद लिखा रहता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि मुझे 9 से ही डिवाइड करना है, लेकिन किसको करना है, 3n माइनस 1 को करना है, तो दैट मीन्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट 3n माइनस 1 बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे इसको 3n माइनस 1 बनाना है तो मैंने सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो है मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। फिर मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, जितने बड़े नंबर थे उसको मैंने ब्रेक करके 9 कॉमन लिया, 3k प्लस 2 आपका क्वोशिएंट हो गया, और प्लस के बाद फाइनली मेरे पास 2 बचा हुआ है। दैट मीन्स मेरा रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो गया है, 2 हो गया है। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिकरिंग डेसिमल नंबर, जो बार लगा हुआ है वो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है और उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्शन में फ्रैक्शन है। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी एक बताया हुआ है माइक्रो कॉन्सेप्ट में, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं कि 1.224 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज। तो मैं दोनों चीज बता देता हूं, ट्रेडिशनल मेथड कैसे होगा और आपका शॉर्ट ट्रिक में इसकी वैल्यू आप तुरंत कैसे निकाल लेंगे, मैं दोनों चीजें आपको यहां पर बता देता हूं। सो 1.224 बार है तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि x की जो वैल्यू है वो हो गया 1.224 बार। फिर हम लोग क्या करते थे कि जहां से बार स्टार्ट हो रहा है वहां तक हमें इस डेसिमल को पहुंचाना है, मतलब इन दोनों वैल्यू को 22 को आपको इस तरफ लाना है। तो मैंने 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया 122 और ये 0.4 बार। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि जितनी डिजिट्स पर बार होता था हम उस नंबर, मतलब जैसे n की वैल्यू अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर जितनी डिजिट्स पर बार है, जैसे n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है क्योंकि एक ही डिजिट पर बार है, तो हम मल्टीप्लाई करते थे 10 की पावर n से। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सिंगल डिजिट पर बार है तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं फिर से इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन अब इस पर नहीं, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन बन चुका है मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ये हो गया 1000x, ये हो गया 1224 प्लस पॉइंट आपका 4 बार। अब मेरे पास ये जो है एक तरह से मैं इसको बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। तो थर्ड में से मैं सेकंड इक्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 1000 में से 100 गया तो बचेगा कितना, आपका 900x यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 1224 पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 4 बार है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 4 बार है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास सिंपली क्या बचने वाला है यहाँ पर 1224 माइनस 122। मैं जैसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा ध्यान से देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1102 हो गया। x का वैल्यू जो है वो 1102 डिवाइडेड बाय आपका 900 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 5 ज़ा 10, 110, 5 ज़ा 10 और ये हो गया 1। दैट मीन्स 551 डिवाइडेड बाय 450 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है। इतना सब कुछ जो मैंने लिखा, सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर इतना लेंदी, ये सब करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई रिकरिंग डेसिमल नंबर आता है, जैसे कि यहाँ पर है 1.224 बार, तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, ध्यान से देखिए x की जो वैल्यू होती है वो आप सबसे पहले डेसिमल और बार हटा दीजिए। आपके पास नंबर क्या दिख रहा है 1224 माइनस ये जो बार वाला नंबर है इसको आप कवर अप कर लीजिए। बचा नंबर जो है डेसिमल हटाने के बाद 122 आप यहाँ पर लिख दीजिए, अपॉन में जाइए और ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं है। तो यस, यहाँ पर 2 डिजिट्स ऐसी हैं और अगर 2 डिजिट्स ऐसी हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपके पास 2 ज़ीरोज़ लगने हैं, लेकिन किसके बाद लगने हैं, 9 के बाद। तो 9 कहाँ से आया, जितनी डिजिट्स पे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जितनी डिजिट पे बार होता है, जैसे कि हमने क्या देखा था यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो जितनी डिजिट पर बार होता है, जैसे यहाँ पर 4 पर बार है, एक ही डिजिट पर बार है तो ये एक 9 इधर पे आ गया। और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट पर बार नहीं है और वो डेसिमल के बाद रखी हुई है उतने हमें यहाँ पर 0 लगाने होते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। और आप देख सकते हैं 1224 माइनस 122 और डिवाइडेड बाय आपको क्या मिल गया 900। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1102 डिवाइडेड बाय 900। 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 450, दिस इज 551। सो 551 डिवाइडेड बाय 450, ऑप्शन सी जो है वो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल चुका है। सो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर मान लीजिए आपको मिलता है 5.324 बार, मैंने बार अब 2 डिजिट पर लगाया है, ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा, आप डेसिमल बार हटा दीजिए 5324 माइनस बार वाले को कवर कर लीजिए, बचा हुआ नंबर डेसिमल हटाने के बाद क्या है 53, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 53। अब ध्यान से देखिए कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है, जितने डिजिट्स पर बार होता है उतने हम 9 लगा देते हैं
और डेसिमल के बाद यहाँ पर कितनी डिजिट्स है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो ये एक 0 आ गया। तो 9 कहाँ से आए, 9 आए आपके जितने नंबर ऑफ क्या है, जितने डिजिट्स पर यहाँ पर बार है उतने 9 आ गए। और यहाँ पर जो डेसिमल के बाद डिजिट है जिस पर कि बार नहीं है वो कितनी डिजिट्स हैं उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर कितना 0 जो है वो लगना है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आ चुका है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसको अगर लर्न करना है, अच्छे से सीखना है, तो माइक्रो कॉन्सेप्ट सीरीज में जो है रिकरिंग डेसिमल नंबर का प्रूफ दिया हुआ है कैसे, और ये शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है कि कैसे जो है फटाफट हमें रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम P/Q फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो LCM SCF पर है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 954 1314, दैट मीन्स ये जो 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इन तीनों नंबर को एक लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो है 18, तो उसको हम बोलते हैं HCF। फिर दिया हुआ है कि फाइंड LCM ऑफ 306 954 1314, दैट मीन्स इन तीनों नंबर का मुझे LCM निकालना है। आपको पता है कि दो नंबर का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के LCM और SCF के बराबर होता है। तो ये दो नंबर की कहानी है, तो ये फॉर्मूला तो लग जाता है जब दो नंबर की कहानी होती है। बट क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर हैं तो 3 नंबर का इस पर अप्लाई, या मैं बोलूँगा कि एप्लीकेशन जो है इस फॉर्मूले का 3 नंबर पर नहीं है। तो फिर हम क्या करें, तो हम ये करेंगे कि अगर इस HCF से मैं इन तीनों नंबर को जब डिवाइड करूंगा और मुझे एक ऐसा नंबर डिवाइड करने के बाद मिले कि इनके बीच में मतलब इन दोनों के हो या इन दोनों के हो या इन दोनों के हो, अगर इनके जो भी दो नंबर के पेयर बनेंगे, अगर इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। या हम लोगों ने LCM और SCF में ये सीखा था कि अगर ये A और B है तो मैं A नंबर को कैसे लिख सकता हूं कि अगर एक HCF जो है उसको मैं H बोल देता हूं तो H इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो मैं बोलूंगा कि HK1 इंटू HK2। मतलब अगर मैंने इस A से H कॉमन निकाल लिया तो यहाँ K1 बचेगा और B से H कॉमन निकाल लिया तो K2 बचेगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, H इंटू K2। LCM को मैं LCM ही लिखे रहने देता हूँ, HCF को H लिखे रहने देता हूँ। H से ये H कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं LCM का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, H इंटू K1 इंटू K2। अब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे LCM निकालना है तो मैं HCF को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं उन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जो कि मुझे H से डिवाइड करने के बाद मिला है। जब मैंने इसमें से H कॉमन निकाल लिया, मतलब मैंने इसको A को H से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास बचा हुआ नंबर क्या है, K है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 5। या मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। तो अगर मेरे पास ये 2 जो है, इस नंबर 2 से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो देखिए बचेगा क्या, बचेगा 5, दैट इज K1। तो ये जो दो नंबर हैं जब मैं HCF से डिवाइड कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा कि ये H जो था वो हाईएस्ट नंबर था जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। H एक हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, और अगर H एक हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है तो अब कोई और दूसरा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। तो जब मैं H से इसको डिवाइड कर दूं और इसको भी डिवाइड करता हूं तो जो K1 और K2 मिलता है, अब ये दोनों नंबर ऐसे होंगे जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और जब K और K1 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसका मतलब ये दोनों कैसे नंबर होते हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। तो वैसे ही यहां पर हमें ये देखना है, चेक करना है कि अगर मैं 18 से इसको डिवाइड करूं, इसको भी करूं और इसको भी करूं, और इनके दो पेयर अगर मैं बनाता हूं और वो जो पेयर बनेंगे अगर वो पेयर भी कैसे आ गए, को प्राइम नंबर आ गए, उनमें कोई और फर्दर अगर कॉमन नंबर नहीं है जो उनको डिवाइड कर रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला LCM लगाने का निकाल सकता हूं कि LCM इज इक्वल टू HCF इंटू K1 इंटू K2, और मैं K3 भी जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो चलिए मैं यहां पर जो है इस नंबर 306 को अगर मैं बोलता हूं कि A जो है वो मेरा 306 है, और अगर मैं इसको H से डिवाइड करता हूं तो 306 जो है उसको मैंने जैसे ही 18 से डिवाइड किया तो 6 इंटू 3 हो गया, ये 5 1 हो गया ये, और ये हो गया आपका 17। सो ये आ गया आपका 17 जो कि एक क्या है, जो कि एक प्राइम नंबर है।
और अगर ये प्राइम नंबर है, सिंपल सी चीज़ है कि इसका अगर कोई मल्टीपल नंबर बचा होगा तो कॉमन फैक्टर 17 हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है या दूसरा प्राइम नंबर आता है तो फिर यहाँ पर ये दोनों नंबर जो हैं वो को प्राइम ही कहलाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं बी को, बी आपका है 954, इसको मैं डिवाइड करूँगा HCF से जो कि आपका है 18। जैसे ही मैंने डिवाइड किया ये आ गया 3, ये आ गया 1, 35 हो गया, 5 सा 30, 54, ये 9 सा हो गया, 3 से कैंसिल किया, ये हो गया 53। और 53 अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। सी को अगर मैं देखता हूं तो 1314, और 1314 की अगर मैं बात करता हूं तो इसको 18 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये 3 सा हो गया, ये 2 सा हो गया, और आपका ये 12 1 11 हो गया, 154 ये 9 आ गया, 3 से कैंसिल किया तो ये 73 आ गया, और 73 जो होता है वो आपका अगेन प्राइम नंबर होता है। 73 भी क्या है, आपका प्राइम नंबर। दैट मीन्स ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपका K1, K2 और K3 आए हैं, इनका अगर मैं पेयर भी बनाता हूँ तो ये आपस में जो है इनका HCF 18 ही आने वाला है, कोई और नंबर नहीं होगा जो इनको डिवाइड करे, तो HCF में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं जब LCM की बात करूंगा तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, H इंटू मैं K1, K2 और K3 को सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो HCF यहाँ पर 18 था, K1 आपका यहाँ पर 17 आ चुका है, K2 आपका 53 आ चुका है, और यहाँ पर जो है ये 73 आ चुका है। ध्यान से देखिए 18 इंटू 73, 18 1314 को 18 से डिवाइड किया तो 73 आया। दैट मीन 73 में अगर मैं 18 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1314 मिलेगा। तो मैं क्यों मल्टीप्लिकेशन करने में मेहनत करूं, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये हो गया 1314 इंटू आपका ये 17 और 53। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 या 8 दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 12 2 7 14, तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 आने वाली है। हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम सिंपली सभी की यूनिट डिजिट को पिक करते हैं। जैसे 4 इंटू 7 इज 28, फिर 28 की यूनिट डिजिट को पिक किया तो 28 की यूनिट डिजिट 8 होती है, तो 8 3 24, और 24 की यूनिट डिजिट 4 है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से होगा। कभी कभी अच्छी किस्मत हो सकती है कि एग्जाम में जो है चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट डिफरेंट हो, तो फिर हम बहुत ही आसानी से यूनिट डिजिट को ही यूज़ करके जो है आंसर मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे जो है मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो 1314 है, 17 इंटू 53 करना है। ध्यान से देखिए 53 इंटू 17 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 21, कैरी ओवर इज 2, 35 एंड 3 is 38, 40 0 कैरी ओवर 4, 5 and 9 901 हो चुका है ये। सो 1314 इंटू 901 आपका यहाँ पर आ गया है। 1314 को 901 से मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच में 0 है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और 4 डिजिट नंबर है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये 1 से हो जाएगा, तो ये 1314, ये सारा 0 0 चला जाएगा, और ये डबल डिजिट में यहाँ पर 9 4 36, कैरी ओवर इज़ 3, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 और 3 12, कैरी ओवर इज़ 1, 27 28, कैरी ओवर इज़ 2, और ये हो गया आपका 11। फिर यहाँ पर जो है अगर आप वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा आपका 4 4 1 9 3 8 1 1। सो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें तो 914 मुझे यहाँ पर दिख चुका है लास्ट की 3 डिजिट, और मैं आंसर डायरेक्टली यहाँ पर क्या करूँगा, ऑप्शन सी जो है वो मार्क कर दूंगा। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसे 3 नंबर्स हों आपके सामने और तीनों नंबर का HCF आपको गिवन हो, और आपसे अगर LCM निकालने को बोला जाए तो आपको बस एक चीज़ चेक करनी है कि इस HCF से आप इसको डिवाइड करिए, इस सेकंड नंबर को भी करिए, थर्ड नंबर को भी करिए, और जैसे आप तीनों नंबर को डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने जो है वो क्या बचेगा, आपके सामने K1 K2 K3 बचेगा। और आपको ये चेक करना है कि ये जो K1 K2 K3 है, ये जो तीनों नंबर हैं वो आपस में कोप्राइम होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप डायरेक्टली LCM जो है इज इक्वल टू H इंटू K1 K2 K3 करके जो है वैल्यू फाइंड आउट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखें, इफ A and B आर रैशनल नंबर and 2 plus root 3 divided by 2 minus root 3 is equal to A plus B root 3, then find the value of A plus B का होल स्क्वायर।
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब मुझे a और b की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी और उसी के बाद मैं जो हूं यहां पर स्क्वायर उनका कर पाऊंगा ऐड करने के बाद। सो आप अगर देखें उस इक्वेशन को, दैट इज यहां पर जो लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। सो एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि जब भी हम दो यहां पर इर्रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं, जब भी इर्रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तो इर्रेशनल नंबर में यहां पर ये जो इर्रेशनल नंबर है कौन सा वाला है, ये सर्ड है। ये कौन सा इर्रेशनल नंबर है, ये सर्ड है। सर्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो एक आपको रैशनल नंबर भी दिखेगा और एक इर्रेशनल नंबर भी दिखेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रैशनल नंबर होता है वो राइट हैंड साइड के रैशनल नंबर के बराबर होता है, और आपका यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में इर्रेशनल वाला पार्ट होगा वो आपका राइट हैंड साइड वाले इर्रेशनल पार्ट के इक्वल होता है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहला काम कि जिस फॉर्म में ये राइट हैंड साइड है उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर में आपके पास सर्ड दिया हुआ है, लेकिन अगर अपॉन में देखेंगे तो 1 है, तो यहाँ पर भी अपॉन में हमको 1 बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। सो 2 प्लस रूट 3 जो है और यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 प्लस रूट 3 से और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 प्लस रूट 3 से। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका b स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3। सो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिलता है 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे और इस इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करता हूं कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन, या मैं बोलूँगा सिंपली कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में जो आपका रैशनल पार्ट है दैट इज 7, ये 7 जो है वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। वहीं रूट 3 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 4, तो यहाँ पर भी जो रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b, वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो a की वैल्यू हो गई आपकी 7 और b की जो वैल्यू है वो हो गई 4। हमें पता लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हमें पता लगाना है 7 प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 11 का होल स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पर हो गया 121। 121 अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए में ये गिवन है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो चुका है, 121 आंसर हो चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट आपका लॉजिक, डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाएंगे आपका सारा का सारा पार्ट आपका स्ट्रांग होता जाएगा। और अभी भी मैं फिर से बता दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर देखते हैं क्या प्रॉपर्टी लगनी है। यहां पर भी एचसीएफ एलसीएम के बारे में बात हो रही है। इफ पी इज प्राइम देन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी एंड पी प्लस 1 वुड बी। सो एक और चीज आ गई यहां पर, प्राइम नंबर। सो अगर P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है, एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया 7, P क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 7 ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से हमें क्लियर रहे। 13 भी ले लिया मैंने, तो दो एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए, दोनों केसेस हम देख लेंगे। देन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ P एंड P प्लस 1। सो ध्यान से देखिएगा कि अगर एक नंबर P है और दूसरा P प्लस 1 है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर P प्राइम नंबर नहीं भी होता तो P और P प्लस 1 जो है वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या होता है, वो 1 ही होता है। और अगर इन दो नंबर का एचसीएफ 1 है तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एचसीएफ पी, दिस इज नॉट माय आंसर। एचसीएफ दिया हुआ है P इंटू P प्लस 1, दिस इज नॉट माय आंसर। एचसीएफ 1 दिया हुआ है और नन ऑफ दिस दिया हुआ है, मतलब या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा, अगर एलसीएम P इंटू P प्लस 1 नहीं आया तो।
यस, अभी थोड़ी देर पहले देखा था दो नंबर का अगर हमें क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो वो होता है HCF H इंटू K1। K1 आपका क्या होता है, A डिवाइडेड बाय H और B डिवाइडेड बाय H। तो ये आपको A डिवाइडेड बाय H क्या देता था, K1, B डिवाइडेड बाय H क्या देता था, K2। H का वैल्यू क्या है, 1 है। सो A मतलब आपका हो गया P डिवाइडेड बाय 1 हो गया ये, इंटू B आपका क्या हो गया, P प्लस 1 हो गया और P प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, P इंटू P प्लस 1। और आप देख सकते हैं एलसीएम यहाँ पर P इंटू P प्लस 1 ही गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। सो ये जो प्रॉपर्टी एलसीएम की हमने देखी थी, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था K1 K2 वाला, अगेन उसका एप्लीकेशन है यहाँ पर और बहुत ही आसानी से। और एक और चीज़ कि हमें अगर को प्राइम की डेफिनेशन पता है तो हम HCF की वैल्यू बहुत ही आसानी से हम निकाल पाएगी, 1 आएगी और बाकी हमने एलिमिनेट कर दिए थे। सो छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज अगर आपको है और उनका एप्लीकेशन पार्ट अगर आपको ढंग से आता है तो आप बहुत ही आसानी से जो है ओलंपियाड के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। सो ओलंपियाड में वो आपकी एक क्वेश्चन से जो है एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग हर क्वेश्चन में जो है एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की आपकी क्या हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। भाई प्रोडक्ट किस चीज़ का बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का। मतलब अगर एक नंबर n है तो दूसरा नंबर n प्लस 1 है और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म पे कि अगर ये 5 है तो अगला नंबर 6 होगा, ओके। ये 7 है तो अगला नंबर 8 होगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि इट इज़ एन इवन नंबर। अच्छा, इवन ऑड के बारे में बात हो रही है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नंबर क्या आ गया, 30 आ गया। ध्यान से देखिए, अगर मैंने पहला नंबर ऑड लिया है तो ऑब्वियस सी बात है अगला नंबर क्या होगा, इवन ही होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं पहला नंबर इवन ले लेता हूं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हो रही है तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर, या कितने भी ये नंबर्स हों, अगर एक भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो इवन नंबर क्या करता है, पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो इवन में कन्वर्ट कर देता है। सो प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट हमेशा आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है यहाँ पर एन इवन नंबर हमारा आंसर हो चुका है। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा क्या है, रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले सम ऑफ 2 प्लस रूट 3 एंड इट्स इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, पहला जो ऑप्शन है ए वो क्या बोलता है कि सम ऑफ दिस एंड इट्स इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। सो 1/2 प्लस रूट 3 को सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा और उसके बाद मैं 2 प्लस रूट 3 से उसको ऐड कर दूंगा। सो रैशनलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई। ये आपको ऊपर क्या दे देगा, 2 माइनस रूट 3 दे देगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या मिल जाना है, 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। और यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है वो क्या है, वो है 2 प्लस रूट 3 और बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों कैंसिल हो गया और हमें आंसर जो है वो यहाँ पर 4 मिल चुका है। और अगर यहाँ पर आंसर हमें 4 मिल गया है तो ध्यान से देखिए 4 एक राशनल नंबर है, इर्राशनल नंबर नहीं है। सो हमारा आंसर यही हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 का मतलब ये होता है, ये हो गया 9 इंटू 2 मतलब 3 रूट 2। और ये रूट वाला पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक आपका इर्राशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं बोलता हूँ 7 प्लस 4 रूट 3 तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे 7 प्लस 4 रूट 3 का क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है।
यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सम ऑफ 2 प्लस रूट 3 एंड इट्स इनवर्स जो है वो हमारा आंसर हो चुका है। मैं आपको बाकी ऑप्शन सिर्फ चेक करके बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में ऐसे कोई ऑप्शंस पहले गिवन होते तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम वो कैसे निकालते हैं, वो ध्यान से देखिएगा कि अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 हमें अगर निकालना है तो हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जो है इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहला काम है कि इसको मैं 2ab में कन्वर्ट कर दूँ। जैसे ही 2ab में कन्वर्ट करूँगा मुझे a और b मिल जाएगा। सो 4 में से 2 निकाला तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये इनटू हो गया आपका रूट 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 4 रूट 3 ही देगा। 4 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 2 और 2, और ये हो गया आपका रूट 3। ध्यान से देखिएगा, ये 2ab है मतलब ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब होगा रूट 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2 इंटू रूट 3। ध्यान से देखिए क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर ही है। 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 प्लस 3 आपका 7 हो गया, 7 प्लस आपका ये 4 रूट 3 बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। और जब मैं ये होल स्क्वायर और ये रूट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो यहाँ पर बचने क्या वाला है, बचेगा आपका 2 प्लस रूट 3। और 2 प्लस रूट 3 जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए में ही काम हो गया है, क्योंकि हमने जब सम ऑफ 2 प्लस रूट 3 और उसका इन्वर्स किया तो हमें डायरेक्टली आंसर जो है वो क्या मिल गया, हमें एक रैशनल नंबर आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को इंडेक्स वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ाई है कि कैसे हमें पावर से डील करना है, कैसे वहाँ पर रूल जो है वो अप्लाई होता है। सो अगर आप ध्यान से देखें कि द 100th रूट ऑफ, सो देखिए अगर मैं बोलता हूँ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो रूट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास नंबर कोई a है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं पावर करता हूँ 1/2। अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो मैं करता हूँ पावर 1/3। अगर मुझे इसका 100th रूट निकालना है तो मैं इसको क्या करूंगा, पावर 1/100। सो यहाँ पर 100th रूट का मतलब क्या होगा, मुझे पावर करनी है 1/100। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास जो नंबर है वो है 10 रेज़ टू द पावर 10। अब ये जो नंबर है इसका मुझे 100th रूट निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं कि इस पूरे नंबर की पावर जो है वो 1/100 कर दूंगा। जैसे ही मैंने ये 1/100 पावर किया तो ध्यान से देखिएगा कि a की पावर m एंड होल रेज़ टू द पावर n जो होता है वो हो जाता है a की पावर m इंटू a की पावर n। a की पावर m, मैंने दोनों थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, a की पावर m इंटू जो है यहाँ पर n हो जाता है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 10 की पावर जो है वो 10 की पावर 10 यहाँ पर गिवन है, मैंने इंटू कर दिया, 1/100 है मतलब 10 की पावर ये क्या हो गया, -2 हो गया। 10 की पावर -2 हो गया तो ध्यान से देखिए जब भी बेस सेम होती है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। सो 10 की पावर 10 -2 हो जाएगा और आपको आंसर यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा, 10 की पावर 8 जो है वो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो फॉर्मूला है a की पावर m एंड होल रेज़ टू द पावर n आपको क्या देता है, ये देता है a की पावर m और ये इंटू n दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर पावर थी 10 की पावर 10 और ऊपर पावर है होल रेज़ टू द पावर है आपकी 1/100 जो कि होता है 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 मैंने सीधा 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेस इज सेम, जब बेस सेम होती है तो पावर्स जो होती हैं उन पावर को हम क्या करते हैं, पावर को हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर जैसी पावर को ऐड किया मतलब 10 - 2 किया तो ये हो जाएगा आपका 8। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर लग गया है और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये आपको दे देता है a की पावर m प्लस n। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्योंकि दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो है आपको बहुत जगह यूज में आएंगे। ओके सो चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर आप देख सकते हैं 10 की पावर 8। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें
कि प्रॉब्लम क्या हो गई है। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो गई है, यहाँ पर एक 10 जो है वो लिखना यहाँ पर भूल गए हैं। सिर्फ ये 10 की पावर और ये 10 की पावर -2 को जो है यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। 10 की पावर 10 - 2 और ये क्योंकि इसके नीचे 10 आना चाहिए और यहाँ पर 10 आना चाहिए, तो आपका जो आंसर है वो 10 की पावर 10 एंड होल रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सिंपली क्या हो गया है, सिंपली जो है मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बता दिया था और उसके बेस में जो 10 है वो 10 जो है वो बेस में आना ही है। इंपॉर्टेंट तो 10 की पावर 8 फाइंड आउट करना है, क्योंकि बाकी में तो बेस जो है वो आपका यहाँ पर 10 दिया ही हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखें तो वो बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ रैशनलाइजेशन प्रोसेस करना है, प्लस माइनस पर ध्यान देना है और रैशनलाइजेशन प्रोसेस को स्पीड से करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का इंपॉर्टेंस जो है वो रोल पे जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम। तो यहाँ पर जो है हमें ये देखना है कि कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, किस वाले डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर दें, किसको रैशनलाइज कर दें, या सिंपली पहले एलसीएम एचसीएफ ले लें। क्या करना है उस चीज़ को हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। सो अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस दिया हुआ है, और अगर मैं बेस को देखता हूँ यहाँ पर a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में है, यहाँ पर a प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम भी ले लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस एंड उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ये जाके फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। सो हम सेम यही काम कर सकते हैं। अगर रैशनलाइजेशन करेंगे तो भी मुझे ये प्लस वाला जो है वो नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो क्यों हम इसको रैशनलाइज करें, फिर इसको भी करें और फिर उसके बाद ऐड ऑन करें। तो हम डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है क्या कर लेता हूँ, एलसीएम जो है वो ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये प्लस वाला इससे जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है, साइन देखना बहुत ज़रूरी है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये बीच में क्योंकि प्लस का साइन था तो यहाँ पर प्लस का साइन ही आएगा, ये माइनस वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट होल स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ए के साथ है और होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, होल स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैं होल स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट हट गया और प्लस 2a भी है तो प्लस का साइन आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 2a और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये प्लस साइन है, अगेन ए स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जैसे स्क्वायर रूट और ये कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस 2a भी होगा, तो माइनस 2a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड अपॉन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज ए स्क्वायर अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस जो है वो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर कैंसिल हो जाना है, ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें और कैंसिल होनी है। ये पूरा 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस बी स्क्वायर है, वहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, ओके। सो यहाँ पर अभी कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। a जो है 4 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। तो अगर मैं इसको अगर ऑप्शन से चेक करूं तो ऑप्शन में मुझे यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में दिख रहा है, यहाँ से 2 कॉमन लिया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं क्या 2 कॉमन लेने से जो है हमें वही आंसर मिलेगा। सो 2 कॉमन लिया तो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, बी स्क्वायर। सो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टास्क ये था कि रैशनलाइजेशन में प्रोसेस अगर करता तो भी यही नंबर जो है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होता, और अगर आपने एलसीएम लिया है तो भी ये नंबर इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ है और ये नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है। सो रैशनलाइजेशन प्रोसेस हम पहले कर लें या एलसीएम ले लें, बात बराबर थी। ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो गया और फाइनली हमें जो है आंसर जो है ऑप्शन डी मिल गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, सो रैशनलाइजिंग फैक्टर बोला है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर जो रूट है वो हट जाए। और आप देख सकते हैं रूट कौन सा है, सेवेंथ रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें सेवेंथ रूट का मतलब क्या होता है कि ये x की पावर 3, y की पावर 5 और z की पावर 2 है, होल रेज टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/7, क्योंकि ये कौन सा रूट है, सेवेंथ रूट है। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे जो है यहाँ से ये रूट हट जाए और सिंपली मुझे क्या मिल जाए, एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि ये फोर्थ रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। अगर मैं फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ कर देता हूँ तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 1/7 रूट है तो यहाँ पर काम नहीं होगा। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, अगर मैं इसमें इंटू करता हूँ क्यूब रूट ऑफ 3 का, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 2 की पावर 1/2 है, इंटू ये 3 की पावर क्या है, 1/3 है। बेस अलग अलग है, मैं पावर को रिलेट नहीं कर सकता हूं जब पावर डिफरेंट है। बेस अलग अलग है और पावर कैसी है, यहाँ पर पावर 1/2 1/3, जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। बट अगर ये 2 की पावर 1/2 होता और ये 2 की पावर 1/3 होता, बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो मैं बिल्कुल कर लेता और शायद पावर ऐड होने पर क्या हो जाता, ये सॉल्व हो जाता और पावर जो है वो आपकी 1 2 3 4 कुछ पहुंच जाती, फ्रैक्शन में नहीं रहती और फ्रैक्शन में नहीं रहती तो ये रैशनल नंबर बन जाता। तो चेक कर लेते हैं कि क्या जहां पर फोर्थ रूट, जहां पर स्क्वायर रूट और जहां पर क्यूब रूट है वहां पर बेस सेम है कि नहीं है। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बेस सेम नहीं है, एक्स की पावर 4 बेस सेम नहीं है, एक्स की पावर 4 वहाँ पर क्यूब है, बेस सेम नहीं है। मतलब आंसर यही आने वाला है। एक बार मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है z की पावर 5 वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 एंड होल रेज टू द पावर रूट जो है वो सेवेंथ रूट है, तो 1/7 यहाँ पर आ जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि बेस जो है, मैंने यहाँ पर जब देखा तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर इज सेम, और जब पावर सेम होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली, z की पावर 5 y की पावर 2 और x की पावर 4 एंड होल रेज टू द पावर क्या चला जाएगा, 1/7। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो ये हमको क्या दे देगा, एक्स की पावर 7 दे देगा। फिर y आ गया, यहाँ पावर 5 है, यहाँ 2 है तो दोनों को ऐड किया तो 7 हो गया। ये z हो गया, पावर 2 है, यहाँ पर 5 है तो ये भी 7 हो गया। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सभी की पावर 7 है, और जब सभी की पावर 7 है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि एक्स वाई जेड होल रेज टू द पावर 7 ऊपर चला गया और ऊपर 1/7 भी था, ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए, पावर 1 बचा, तो हमारे पास जो नंबर बचा है वो बचा है एक्स वाई जेड। और आप देख सकते हैं यहाँ से रूट हट चुका है, और रूट हट चुका है तो ये जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है इस नंबर का वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, दैट इज द सेवेंथ रूट ऑफ z रेज टू द पावर 5 y रेज टू द पावर 2 एंड x रेज टू द पावर 4। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये पावर वाले रूल्स पता होने चाहिए कि कब किसको मल्टीप्लाई करने से जो है हमारा पावर में हम पावर ऐड कर पाते हैं, या बेस सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोगों ने सर्ट्स वाले में और इंडेक्स वाले जो हमारा इंडाइसिस वाला चैप्टर है उसमें जो है हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, हम फॉर्मुलेज देखे हैं, सिंप्लीफिकेशन करना सीखा है, अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा है, तो वहाँ पर हमने पूरा पावर से जो है वो डील किया था। आंसर ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपकी बस एक नॉलेज चेक कर रहे हैं। Which of the following is an irrational number? Which of the following is an irrational number? So ध्यान से देखिए, irrational number वो होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। और आप देख सकते हैं मैंने 22/7 यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो p/q फॉर्म में ही लिखा हुआ है। पाई जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होती है और रिकरिंग भी नहीं रहती है, ये इन्फिनाइट तक जाती है और इन्फिनाइट तक जाती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये आपका इरैशनल नंबर होता है।
पाई भी होता है, कांस्टेंट ई जो होता है वो भी आपका इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो पाई है वो आपका इर्रेशनल नंबर है, लेकिन बी जो है वो रैशनल नंबर है, इसलिए आंसर हम सी मार्क नहीं करेंगे, हम आंसर ए मार्क करेंगे। कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट को जल्दी जल्दी में कि पाई का वैल्यू तो 22/7 ही होता है, तो दोनों चीज़ें तो सेम है। एक काम करते हैं, ऑप्शन सी मार्क करते हैं और आगे चलते हैं। बट याद भी तो रखना है, क्या याद रखना है कि भाई पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होती है। 22/7 इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली पाई, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। तो याद रखना है पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 क्योंकि p/q फॉर्म में है, तो ये एक आपका क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है 22/7। सो आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपको देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया उससे, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो आप आंसर सी मार्क करके आगे अगर बढ़ गए तो आपका आंसर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और यहां क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इफ p अ प्राइम नंबर डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर एक प्राइम नंबर p जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, b स्क्वायर मतलब क्या होता है, b इंटू बी, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि b इंटू बी को अगर एक p प्राइम नंबर जो डिवाइड करता है एंड b एक पॉजिटिव नंबर है ये बोल रहा है, तो देन क्या होगा, b p को डिवाइड करेगा या b स्क्वायर p को करेगा या p b को करेगा या नन ऑफ दीज। सो ध्यान से देखिए, अगर b स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर कभी भी ब्रेक नहीं होता है, प्राइम नंबर को 1 और p ही डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स ये जो b होगा मैं b को तोड़ नहीं सकता हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास 10/4 है तो मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया, 2 2 ज़ा 4 कर दिया, 2 5 ज़ा 10 कर दिया। लेकिन अगर 10/7 है तो क्या मैं 7 को डिवाइड कर सकता हूं? यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम नंबर है 7, उसको 1 और 7 ही डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब अगर यहाँ 1 डिवाइड कर सकता है तो 1 से थोड़ी ना डिवाइड करेंगे। अगर p b इंटू बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p जो है वो डिवाइड किसको कर रहा होगा, वो या तो b को डिवाइड कर रहा होगा या इस b को डिवाइड कर रहा होगा, दोनों में से किसी भी b को डिवाइड कर सकता है वो। लेकिन आप सोचें कि b स्क्वायर होने से कोई नई वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मेरा जो प्राइम नंबर है वो 7 है और मैंने ऊपर बोल दिया कि ये 49 इंटू 49 है, b का वैल्यू जो है वो 49 है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ध्यान से देखिए। और अगर b का वैल्यू 49 है तो b स्क्वायर को मैंने बोला कि एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 7 या तो इसको डिवाइड करेगा या तो इसको करेगा। मतलब एक बार कैंसल आउट किया तो इसको डिवाइड करके ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा एक साथ, क्योंकि ये जो प्राइम नंबर है वो एक बार में ही किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, ये अपने आप को तोड़ नहीं सकता, दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकता। और जब नहीं कर सकता है तो दोनों नंबर को ये डिवाइड एक साथ, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में कि मैंने इसको तोड़ा और इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये किसी एक बी को ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर b स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो b को जो है वो p भी डिवाइड करेगा। b को कौन डिवाइड करेगा? b को p भी डिवाइड करेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो b है वो p को डिवाइड कर दे। ऐसा नहीं होगा कि p को कौन डिवाइड कर दे? b डिवाइड कर दे। आप देखिए, क्या 7 को 49 डिवाइड कर सकता है? कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, b डिवाइड्स p, b डिवाइड्स p नहीं है, p डिवाइड्स b है, क्योंकि b डिवाइड्स p तो पॉसिबल ही नहीं है। b स्क्वायर डिवाइड्स p, अरे भाई क्वेश्चन में गिवन है कि p जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उल्टा कैसे पॉसिबल होगा? उल्टा पॉसिबल नहीं होगा। p डिवाइड्स b, आप देख सकते हैं यहाँ पर p जो है वो b को डिवाइड करता है। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। सो आपने यहाँ पर जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस किए, 13 क्वेश्चंस थे। ये आपके पास इसका OMR शीट है, इसके आंसर्स मार्क हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट जब आप यहाँ पर क्वेश्चन वापस से करेंगे तो फिर उसके बाद आप इसको लगा के चेक कर सकते हैं कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही आए या नहीं, और आपको कितने आपके क्वेश्चन सही हुए आप इस आंसर की से जो है वो चेक कर लीजिएगा। और 13 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, इसको आप चेक ज़रूर करिएगा।
सो मैथमेटिकल रीजनिंग का ये पार्ट है, बिगनर्स लेवल है। बिगनर्स लेवल मीन्स यहाँ पर स्टोरी प्रॉब्लम मैं नहीं ले रहा हूँ। इंटरमीडिएट लेवल पे मैं स्टोरी प्रॉब्लम लूँगा। तो नंबर सिस्टम का हमने यहाँ पर बिगनर्स लेवल के जो भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंटरमीडिएट लेवल जो है वो देखेंगे और उसके बाद जो है हम अचीवर सेक्शन देखेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन पर कोर्स वाइज प्लेलिस्ट जो है विद फुल डिटेल बनाई हुई है। आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट पर जाना है magnetbrains.com, आपके सामने विंडो ओपन होगा, आप यहां से कोर्स पर क्लिक करिए, ओलंपियाड प्लेलिस्ट आपके सामने दिखेंगी। आप मैथ्स ओलंपियाड की प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होगा। आप यहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होगा। आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और यहाँ से आप अपनी पूरा कोर्स या पूरी प्लेलिस्ट को बहुत ही आसानी से कवर अप कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है इस वेबसाइट पर 100% फ्री अवेलेबल है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।